10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए करेंगे संवाद। कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में पूरी की गई है तैयारियां। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद देहरादून बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम किया गया आयोजित। मौके पर सीएम धामी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा यह सरकार झूठे वादों पर टिकी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद मसूरी में भी मनाया गया जश्न। मौके पर मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, महासचिव कुशाल राणा रहे मौजूद। विधानसभा के 18 फरवरी से प्रारंभ होने वाले बजट सत्र में सरकार साल 2025-26 का बजट करेगी प्रस्तुत। बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना। 38वें नेशनल गेम्स के 11वें दिन हरियाणा ने शानदार खेल दिखाते हुए 36-16 से जीत की दर्ज। हिमाचल ने एक तरफा मुकाबले में 45-6 से जीत हासिल की। हल्द्वानी में गौला नदी से हो रहे अवैध खनन पर वन विभाग की सख्ती से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। अवैध खनन रोकने के लिए वन विभाग की टीमें लगातार कर रही है निगरानी। रुद्रपुर के गांधी पार्क में नवनिर्वाचित मेयर विकास शर्मा और पार्षदों ने ली शपथ। कैबिनेट मंत्री रेखा भी रही मौजूद। सितारगंज नगर पालिका परिषद बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखदेव सिंह और सभी 13 वार्डों के सभासदों को एसडीएम रविंद्र कुमार जुबाटा ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने खोले उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए कई नए रास्ते। खेल स्पर्धाओं के लिए की गई सुविधाओं का भविष्य में भी होगा फायदा। राजधानी देहरादून में नदियों और सभी नालों की सफाई को लेकर सतर्क विभाग। शहर में सफाई को लेकर चलाया जाएगा खास अभियान। 40 से ज्यादा नदी नालों की होगी सफाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करें खास और अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि छात्रों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों के तनाव को कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 3 लाख छात्रों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बच्चे बचें और कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएँ, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सकें। निश्चित रूप से पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है और हमारे 2 बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए थे। लड़की हमारी कुमारी बंशिका राजकीय इंटर कॉलेज मूनाकोट से है, पिथौरागढ़ से। तो उस बच्चे का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा के लिए चयन हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चे के लिए बहुत ही गर्वपूर्ण क्षण है और हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा बच्चा, इंटर कॉलेज का बच्चा गवर्नमेंट का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। इस मौके पर भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। सीएम धामी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार झूठे वादों पर टिकी थी और जनता को ठगने का काम कर रही थी, इसलिए इस बार दिल्ली के लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में शानदार काम हो रहा है और उनकी नीतियों से जनता प्रभावित है। धामी ने दावा किया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की बची हुई सीटें भी खत्म हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया।
तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये बीजेपी की बड़ी भारी जीत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। पिक्चर पैलेस चौक पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े और खुशी जाहिर की है। इस मौके पर मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और महासचिव कुशाल राणा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की नीतियों को नकार दिया और विकास के लिए बीजेपी को चुना है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और दिल्ली के लोग भी अब विकास चाहते हैं। इस जीत के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य नेताओं को भी श्रेय दिया गया। हम दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी, जो उनके काम करने की शैली है, जनता के बीच हमेशा रहना, जनहित उनके लिए सर्वोपरि है। जनता का विश्वास हमेशा जीतते रहे। दिल्ली की जनता ने भी इसमें मोदी जी पे विश्वास करके दिल्ली में भाजपा को अपार सफलता दिलाई। इसलिए हम दिल्ली की जनता का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करते हैं। और साथ में यूपी में की जो मिल्कीपुर सीट जीती है, इसके लिए योगी जी का भी बहुत बहुत आभार और वहाँ की जनता का धन्यवाद है। बिल्कुल जो होता था कि काम करने नहीं देते, काम करने नाचना जाने आंगन टेढ़ा काम अपने आप नहीं करना और फिर सिर्फ सगोबात बोलना कि काम करने नहीं दे रहे। बजट लगा दे ठिकाने, दारू की बोतल फ्री दे दी, लेकिन जनता का कोई काम नहीं किया। सिर्फ लोगों को वहाँ का बिगाड़ा ही है, अच्छे काम कुछ नहीं किए। इसलिए जनता, दिल्ली की जनता ने दुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जता के, मोदी जी के पास विश्वास जता के विकास के लिए, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपना मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जीता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे हैं, जहां वे अपनी भतीजी की शादी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की यादों को ताजा किया और गांव के कई स्थानों का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान राज्य सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया। योगी आदित्यनाथ ने अपने स्कूल समेत अन्य स्थानों का भी दौरा किया। लोक गायक सौरभ मैथानी, जिन्होंने इस अवसर पर मंगल गीत प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री ने यह गीत सुना तो वे ठहर गए और अपने बचपन की यादों में खो गए। उन्होंने मैथानी और उनकी टीम को आशीर्वाद दिया और अपने पास बैठाया। सौरभ मैथानी ने बताया कि उन्होंने अपनी आगामी शादी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया है। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शादी में शामिल होने का प्रयास करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड से मेरा गहरा लगाव है। यह वही धरती है जिसने मुझे जन्म दिया और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। बता रहे थे, यानी मुझे याद है अभिभावक दर्शिका के रूप में कार्य। नमस्कार, मैं सौरभ मैठानी और आज बड़ा हर्षोल्लास के साथ मन प्रफुल्लित है, क्योंकि एक ऐसे गांव में हूं जहां से उत्तराखंड का वास्तविक गौरव आता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान से भी अधिक है, जितना मुझे नॉलेज है। 24 करोड़ से अधिक वाले प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ से अधिक है, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस गांव पंचूर गांव के आदरणीय परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उनके गांव में उनकी भतीजी के वैवाहिक संस्कार में मांगल गीतों के साथ अपनी टीम लेकर आया हूं। और आज इतना खुश हूं जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये मांगल गीत सुने तो वो उस जगह पर ठहर गए और उन्हीं बचपन की यादों में, उसी खेत खलिहान में जहां वो खेलते थे, उन्हीं यादों में वो चले गए और हमारी पूरी टीम को बुलाकर उन्होंने जो शुभकामनाएं दी, मुझे बधाई दी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि एक ऐसे तेजस्वी व्यक्ति ने हमारे सर पे आशीष रखा है। और हमारे सर पे ही नहीं, इस पौराणिक संस्कृति, जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है मांगल गीतों की, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने ये हाथ रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, पूरे बिष्ट परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने युवाओं को, अपने उत्तराखंडी समाज को भी एक निवेदन करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि ये मांगल गीत जो हैं, मैं भी और मेरे जैसे तमाम समूह, तमाम सांस्कृतिक टीमें इन मांगल गीतों को संरक्षण करने के लिए कार्य कर रही हैं। आप सभी भी, हमारे पहाड़ी समाज,
मांगल गीत का बहुत कोई बड़ा बजट नहीं होता है, पर जब भी अगर आप इस योग्य हैं और आपको अपनी संस्कृति से प्रेम है तो आप जरूर अपने वैवाहिक कार्यक्रमों में, मुंडन कार्यक्रमों में, जहाँ जहाँ मांगल गीत हो सकते हैं, किसी स्वागत कार्यक्रम में, स्कूल के वार्षिक उत्सव में या कभी भी कोई सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, वहाँ मांगल गीतों को जरूर प्रमोट। विधानसभा के 18 फरवरी से प्रारंभ होने वाले बजट सत्र में सरकार 20 फरवरी को साल 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेगी। बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी विधायकों को पत्र भेजकर इसकी सूचना देने के साथ ही सत्र के लिए प्रस्तावित अंतिम कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। इसके मुताबिक सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को कई अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण होगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 21 फरवरी को बजट पर चर्चा और विभागवार अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण होगा। 22 और 23 फरवरी को अवकाश रहेगा। 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री खरे ने कहा कि हमारी सरकार का बजट मातृशक्ति, युवा, वरिष्ठ जनों, किसान वर्गों के लिए वर्ग समर्पित होता है। हर वर्ग को छूता हुआ बजट इस बार भी हम देखेंगे। सोचती हूँ कि हर सरकार का बजट जो है वो विकासोन्मुख होता है और हमारी सरकार का भी बजट जो है वो मातृशक्ति को समर्पित होता है, युवाओं को समर्पित होता है, हमारे वरिष्ठ जनों को समर्पित होता है और हमारे किसानों को समर्पित होता है, हर वंचित वर्ग को समर्पित होता है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो उसको लेकर बजट में व्यवस्था होती है और हमारे गरीबों को किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन हो उसकी व्यवस्था होती है। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे और निश्चित रूप से ये बजट जो है सरकार के 2025-26 का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बजट आप हम सब देखेंगे और मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट होगा। हम एक दौर यूसीसी के उससे भी एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में हम लोग गुजरे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि और भी हिस्टोरिकल निर्णय जो है अपने बजट सेशन में हम देखेंगे। ऊधम सिंह नगर में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स के 11वें दिन मनोज सरकार स्टेडियम में हैंडबॉल के लीग मैच हुए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा ने शानदार खेल दिखाते हुए 46-16 से जीत दर्ज की। हिमाचल ने एक तरफा मुकाबले में 45-6 से जीत हासिल की। वहीं रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने 23-22 से जीत दर्ज की है। कड़े मुकाबले में दिल्ली ने 31-30 से राजस्थान को हराया। खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ खेल दिखाया है, जिससे दर्शकों को रोमांचक मैच देखने को मिले। ये नेशनल गेम का हैंडबॉल की शुरुआत करने का आज यहाँ पर मौका मिला है। निश्चित रूप से हमारे विभिन्न राज्यों से आए हमारे खिलाड़ी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो आज सबसे संवाद भी हुआ है। एक अच्छी शुरुआत यहाँ से हो रही है। आने वाले समय में भी इस प्रकार के इवेंट्स यहाँ पर होते रहेंगे। ये आज के इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है। मैंने सभी खिलाड़ियों को आज शुभकामनाएं दी है और हमारे उत्तराखंड खिलाड़ियों से ये अपेक्षा करी है वो खेलने के साथ में गोल्ड मेडल लेकर आए, ताकि जो है हैंडबॉल का भी भविष्य आने वाले समय के लिए, आज वो राष्ट्रीय स्तर पे है, कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी और प्रदेश के लिए भी जो है हम सबको गौरवान्वित करने का एक अद्भुत क्षण उनके द्वारा प्राप्त। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अत्यधिक मेडल जीते हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार के खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है। अभी उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 7वें नंबर पर है और समापन होने तक उत्तराखंड टॉप 5 में आ जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राशि पहले ही तय कर दी थी। गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने वालों को 8 लाख और बाउंस मेडल लाने वालों को उत्तराखंड सरकार 6 लाख की नगद राशि इनाम स्वरूप दे रही है। वहीं अब तक 37 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार ने दी है और आगे भी खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम सरकार करेगी। इस प्रकार से प्रदेश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमें 7वें पायदान पे लाके आज हम लोगों को गौरवान्वित किया है और जिस प्रकार से लगातार मेडल जीतने का क्रम बना हुआ है, तो मुझे तो भरोसा है कि हम
प्रथम 5 में जो है हम निश्चित रूप से हम 14 तारीख तक में या 13 तारीख में हम जरूर उस अंक को भी हम लोग हासिल करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ कि यही रिजल्ट पाने के लिए वो निर्णय सरकार ने बहुत पहले ही कर दिए है। नगद इनाम धनराशि, गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने पे 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आने पे 6 लाख। तो ये निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। आउट ऑफ 10 जॉब हम 37 लोगों को दे चुके हैं, अब आने वाले समय में देंगे। 4% रिजर्वेशन हम स्पोर्ट्स प्लेयर को हम लोगों ने व्यवस्था बना दी है, तो वो लगातार गतिमान है। तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा है जिसके कारण से खिलाड़ी को कल को किसी भी प्रकार को अपने भविष्य के निर्णय को लेकर कोई दिक्कत खड़ी हो या उन्हें अन्य स्टेट का रुख करना पड़े। ऐसा हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। हमने खिलाड़ियों के लिए सारे दरवाजे जो है उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी की सरकार ने खोल के रखा हुआ है। उनका भविष्य खेल के क्षेत्र में बेहतरीन हो और यहाँ वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, बेहतरीन बच्चों को तैयार करें। ये इतना सारा इंफ्रा हम लोगों ने बनाया है, ये इंफ्रा इन्हीं बच्चों के लिए बनाया है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं हमारे बच्चे आने वाले समय में जो है आज नेशनल खेल रहे, कल इंटरनेशनल खेले। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है हमारी जो लेगेसी प्लान भी और उनका भविष्य का प्लान भी हमारे पास बना रखा है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि 14 तारीख तक में सारी स्थितियां स्पष्ट होते हुए उत्तराखंड अपने बेहतरीन अंक को प्राप्त करे और उसके बाद में हम लोग खिलाड़ियों को जैसा उनका सम्मान है उस सम्मान हमको देने में हम लोग। हल्द्वानी लालकुआं में गोला नदी से हो रहे अवैध खनन पर वन विभाग की सख्ती से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गोला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी की अगुवाई में अवैध खनन रोकने के लिए वन विभाग की 3 टीम लगातार निगरानी कर रही है। वन विभाग की टीम ने बीते 1 महीने में करीब 2 दर्जन से अधिक घोड़ा बुग्गी और अन्य अवैध खनन वाहनों को जब्त किया है और उनके स्वामियों पर मुकदमा दर्ज किया है। वन अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी का कहना है कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, खनन सत्र जो है पिछले माह जनवरी से शुरू हो चुका है और हम लोगों ने जो है निरंतर अवैध खनन को लेकर के भी 3 टीमें गश्त के लिए बनाई गई हैं और जब अभी लालकुआं डिवीज़न जो खनन क्षेत्र है वहाँ अभी गाड़ियाँ नहीं चल रही है। हल्द्वानी डिवीज़न की गाड़ियाँ चल रही हैं, जो 5 गेट हैं निरंतर चल रहा है और उसमें से हमने जो है जो अवैध खनन में जो घोड़ा बुग्गी हैं वो लगभग 25-30 बुग्गियाँ पकड़ी हैं और उसमें से अब जो अभी जब्त की गई हैं वो तभी छोड़ेंगे जो मुआवजा आएगा। उनका केस तारीखों में लगेगा, उसके बाद वो छूटेंगे। तो जो मुआवजा आएगा तो उसके बाद उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कितना जुर्माना आया है। अभी तो सब जमा ही है और नीचे को जो है नदी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में जो है निरंतर हमारी रात और दिन 24 घंटे में 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 टीमें लगी पड़ी हैं, वो गश्त कर रही हैं और जहाँ कहीं भी सूचना मिलती है वहाँ तत्परता से हमारी टीम जा रही है और पूर्ण नियंत्रण है। और अभी गेट पूर्ण रूप से नहीं खुले हुए हैं, आधे गेट लगभग खुले हैं। 3 बुग्गी गेट हैं और 5 जो है वाहन गेट खुले हुए हैं। अवैध खनन अगर मिलता है, कहीं सूचना मिलती है तो अवैध खनन के खिलाफ जो है त्वरित हम एक क्विक एक्शन जो टीम हमारी है वो लगातार बनी रहती है। कहीं भी ऐसी सूचना मिलने पर जाते हैं और वाहन या घोड़ा बुग्गी या कोई कट्टों में भी अगर ला रहा है, सिरबोझ भी ला रहा है तो हम उसको भी रोक रहे हैं। सिरबोझ को भी हम कट्टों में भी नहीं जाने देते हैं क्योंकि पूरी तरह से जब प्रतिबंध है तो सभी तरह से पूर्ण रूप से बंद रहेगा और हमारे स्तर से इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो भी अवैध खनन में। ऊधम सिंह नगर जिले में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। किच्छा में कुछ महीने पहले हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रक की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हुआ था और घर लौटने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। पंतनगर में खेत में काम कर रहे युवक की अचानक मौत हो गई। लोगों से अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर एक अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये रुद्रपुर में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें अज्ञात वाहन अभी पता नहीं चल पाया, तो हम उसकी सीसीटीवी आसपास के क्षेत्र की देख के पता लगा रहे हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। जैसे ही पता चलेगा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। सर में ये कृषि कार्य करने वाला एक व्यक्ति था जो कि काम कर रहा था, तो इसकी बॉडी मिली है और
कारणों के इसका पीएम के लिए भेजा गया है इसकी बॉडी को, और कारणों का पता लगाने के लिए पीएम किया जा रहा है। गदरपुर नगर पालिका, गूलरभोज और दिनेशपुर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्षों और सभासदों ने उपजिलाधिकारी अशिमा गोयल के सामने शपथ ली है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा मुख्य अतिथि रहे हैं, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। गुंजन सुखीजा ने जनता का धन्यवाद किया है और कहा कि भाजपा को भारी समर्थन मिला है। दिनेशपुर में मंजीत कौर निर्विरोध अध्यक्ष बनी, जबकि गूलरभोज में निर्दलीय सतीश चुग ने जीत दर्ज की है। गदरपुर के अध्यक्ष ने क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही है। दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के पति कावल सिंह विर्क ने अस्पताल के उच्चीकरण को अपनी प्राथमिकता बताया और पूर्व कार्यकाल में 5 करोड़ के कर्ज का आरोप लगाया है। गुप्ता हैं और तमाम लोग यहाँ दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। काजल जी, सबसे पहले हम हॉस्पिटल का उच्चीकरण कराएंगे। आज कई लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल का, ये जो 12-13 साल से उन्होंने हॉस्पिटल की तरफ नहीं देखा और आज हॉस्पिटल का उच्चीकरण 12 साल क्या करते रहे। तो हॉस्पिटल का हम माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, गुंजन सुखीजा, राजेश शुक्ला, नामधारी जी भाइयों के प्रयास से हॉस्पिटल का उच्चीकरण कराएंगे। और हार्ड मिक्स रोड हमें 6 किलोमीटर लानी है, सीसी लानी है और तालाब का सौंदर्यीकरण करना है और डिवाइडर बनाना है यहाँ से चंदनगढ़ से रामबाग तक। और शहर में हम एक योजना लाए हैं, लाइट और बीच में छोटा सा डिवाइडर रहेगा। पूरा शहर को चमकाया जाएगा कि आप समय लगेगा, क्योंकि नगर पंचायत बहुत पिछड़ चुकी है, बहुत कर्जे में है। 5 करोड़ रुपए में सारे उल्टे पुल्टे काम हुए हैं, उनको 6 महीने में हम सुधार देंगे। उसके बाद हमारे ईओ साहब बहुत बढ़िया हैं, हम लोग मिलजुल के, हमारे सभासद बढ़िया हैं, हम मिलजुल के बहुत तगड़ा विकास करेंगे। आज हमारे यहाँ पर गदरपुर क्षेत्र में नगर पालिका गदरपुर और नगर पंचायत गूलरभोज और दिनेशपुर का शपथ कार्यक्रम था, जिसमें मेरी ओर से सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए शपथ दिलाई गई। पहले गदरपुर में शपथ दिलाई गई, उसके बाद गूलरभोज में, और अब दिनेशपुर का शपथ कार्यक्रम समाप्त हुआ है। देवतुल्य जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना अपना अमूल्य आशीर्वाद देकर मुझे आज गदरपुर का चेयरमैन बनाया। और मैं गदरपुर की जनता से यही मैं अपील करूंगा कि मैं जैसा पहले था वैसा ही हूं और मैं कभी बदलूंगा नहीं। आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। कभी भी मेरा फ़ोन आप मिलाएं, 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है। मैं हमेशा जहां आप बुलाएंगे मैं वहाँ हाजिर हूँ और गदरपुर के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। जो मैंने वादे किए थे सारे वादे मैं निभाऊंगा। और आप सब पत्रकार बंधु, मेरे सब साथी यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका, मीडिया के जितने मेरे साथी यहाँ कवरेज के लिए आए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जितनी भी गदरपुर की देवतुल्य जनता अपना कीमती समय निकाल कर इतनी, आप देखिए कितनी धूप हो रही है लेकिन पूरा फुल है, जितनी कुर्सियाँ हैं उसके पीछे भी लोग खड़े हैं, उन सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जैसा पहले था उसी तरीके से आगे भी कार्य करूंगा और बढ़ चढ़कर गदरपुर के विकास में अपना योगदान दूंगा। और गदरपुर के जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं सबको प्रगति प्रदान की जाएगी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिसे हम छोड़ेंगे। विकसित एक विकास के रूप में एक मॉडल सिटी बनाकर हम गदरपुर को पेश करेंगे। और पूरी जनता का मेरे पे आशीर्वाद है। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही, इतने भारी मतों से मेरे को जनता ने जिताया है। और मैं रात 3 बजे भी मैं उठ गया था, मैंने कहा भाई जनता ने सुबह आना है और उनके लिए पूरी तैयारी की जाए। और अगर कोई कमी रह गई तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि भाई सारी व्यवस्था 2 दिन में हमने की है और कई त्रुटियां रह गई होंगी। इसके लिए मैं गदरपुर की जनता से माफ़ी मांगता हूँ। कोई भी निराश ना हो, कोई भी नाराज़ ना हो। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा, लेकिन कई कमियाँ हो भी सकती हैं। हम भाई इंसान हैं। और मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मैं। और अब शपथ का समय भी हो गया है, एसडीएम मैडम भी पहुँच चुके हैं। आप सबका गदरपुर की जनता की जीत है। गदरपुर का हर व्यक्ति, हर गदरपुर की पूरी जनता जो है आज चेयरमैन बनी है, उन्हीं के अनुरूप मैं कार्य करूँगा। जो भी मैंने विकास के वादे करे मैं उस विकास के वादे को पूरा करूँगा। और आज पहला दिन है, हम नगर पालिका में जाएंगे। आप सब लोग भी आमंत्रित हैं और आगे भी आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों से सुझाव लेके हम गदरपुर में जो भी कार्य होने हैं, जो भी विकास कार्य रुके हैं, गदरपुर को मॉडल सिटी के रूप में ले जाने का हम कार्य करेंगे। खटीमा नगर पालिका परिषद बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और सभी 20 वार्डों के सभासदों को जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में सिविल लाइन की स्थापना करना, नाले नालियों की साफ सफाई, सौंदर्यकरण, आधुनिक कूड़ा निस्तारण संयंत्र की स्थापना जैसे कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा नगर के विकास के लिए उन पर जो विश्वास जताया है उसके लिए वे मुख्यमंत्री के आभारी हैं और क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री धामी के सहयोग और आशीर्वाद से खटीमा को आदर्श नगर बनाने के लिए वे दिन रात काम करेंगे।
जैसा कि माननीय एसडीएम साहब ने भी कहा कि मैं बोलने में कम विश्वास करता हूँ और करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस खटीमा की 1 साल के अंदर आप दशा और दिशा दोनों बदली भी देखेंगे और खटीमा एक साफ, सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में कहलाएगा। और हमारी प्राथमिकता पहले ही साल ये रहेगी कि हम जो उत्तराखंड की टॉप 5 नगर पालिका है उनमें से एक नगर पालिका खटीमा हो, इसका प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गृह क्षेत्र है और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस खटीमा को इतनी सौगात दें कि जितना हम कर सकते हैं उससे 100 गुना अधिक, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं इस खटीमा का विकास और लगातार वो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम इस खटीमा में विकास की जो गंगा बहाने की सोच रहे हैं, उसमें आपको भी ये बता देते हैं कि हमारे जो दोनों नाले हैं, खगरा और ऐठा नाला, वो प्राथमिकताओं में रहेंगे। उनका सफाई करना और उनका सौंदर्यीकरण करना ये हमारी प्राथमिकताओं में से है। एक हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हाईटेक पुस्तकालय का निर्माण करना और अनेक ऐसी हमारी योजनाएं हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उनके बारे में तो आप भी जानते हैं कि हमने वो करनी है, वो सब हो भी जाएंगी नगर पालिका के माध्यम से। लेकिन जैसे हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी है कि एक पार्क की, बड़े पार्क की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी हमारे लिए हामी भरी है कि नगर पालिका खटीमा के एक जो बुजुर्ग लोग हैं, जो युवा हैं, उन सब के लिए एक अच्छे पार्क की भी व्यवस्था करी जाएगी। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि एक ट्रैक की आवश्यकता भी है। मैंने काफ़ी जब चुनाव में घूम रहा था तो बच्चे लोगों ने हमसे कई बार डिमांड करी है कि हमारे यहाँ एक बढ़िया ट्रैक होना चाहिए जिसमें वो लोग दौड़ लगा सकें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो लोग जा सकें और उसमें आगे निकल सकें। तो हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहले से ही प्लान है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।